वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेयर टू ड्रीम। और नया नाम दिया हमने जीके एंड जीएस बाई रंजीत सर। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कल मैंने आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई थी कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है और कैसे शुरू करना है। तो आज हम लोग उसका पहला टॉपिक लेंगे और पहले टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू करने से पहले एक छोटे सा कोटेशन जिससे थोड़ा आपका मनोबल बढ़े और पढ़ने की का जुनून भी बढ़े। तो कहते हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो जिसको ठोकर नहीं लगी वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए दोस्तों, ठोकर लगना जरूरी है। ये इस बात का एहसास कराता है कि अभी हमें और मेहनत करनी है और आगे चलना है। तो चलिए इसी कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, क्या नाम है जी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं हम लोग इसको। तो आज हम लोग इसी के संबंध में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या है, कैसे है और इससे किस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस सभ्यता के 4-5 नाम हैं जिसको हमने समझना है और इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले साल ही प्राइम मिनिस्टर ने इसका नाम बदल दिया है और इसका नाम रख दिया है सरस्वती सभ्यता। अब क्योंकि नाम बदला तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया इस बार के एग्जाम के लिए कि नाम से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, दूसरा है जी, उसके बाद ये दूसरा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मैंने ऊपर लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा नाम जो है वो है प्रोटो हिस्ट्री। क्या नाम है? प्रोटो हिस्ट्री, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल। इसको हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद इसका पांचवा नाम है, इसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। क्या? ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज का मतलब होता है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कांस्य युगीन सभ्यता। फिर उसके बाद इसका आखिरी नाम है और वो नाम नया नाम पड़ा है और उसका नाम है सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सिविलाइजेशन, हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये इसका आखिरी नाम है जो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा चेंज किया गया है। ठीक है, सरस्वती सभ्यता। तो अब क्योंकि इसका नाम बदला और नाम से जुड़ा हुआ फैक्ट न्यूज में रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि हमें इसके नाम के बारे में जानना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रोटो हिस्ट्री मीन्स, प्रोटो हिस्ट्री का संबंध किस कालखंड से है, प्रोटो हिस्ट्री से तात्पर्य क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल का संबंध क्या है, ब्रॉन्ज एज निम्नलिखित में से किस सभ्यता को बोलते हैं, और हाल ही में एक सभ्यता का नाम बदल के सरस्वती सभ्यता रखा गया है, वो कौन सा है। ठीक है, तो इन सारे नामों को हम लोग समझेंगे क्योंकि ये सारे नाम एक ही सभ्यता के हैं और वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो चलिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं खटाक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं इससे जुड़े हुए फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो सबसे नॉर्थ ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट।
हिंदी में बात करें तो ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ठीक है, ये हो गया आपका पूरब, और ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है, ये चारों दिशाएं हो गई। अब हम बात करते हैं उत्तर में एक जगह है जिसका नाम है जी मांडा, आंडा की बहन मांडा। ये मांडा किस नदी के किनारे है? ये है चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब, ठीक है। और ये कहाँ है जी? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। हिंदी में भी मैं लिख दूं मांडा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरोत्तर क्षेत्र कौन सा है, किस नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, यह पूछा गया एग्जाम में, जो इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। दूसरा आते हैं, सबसे पूरब का क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे पूरब का क्षेत्र है आलमगीरपुर। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, आलमगीरपुर। यह आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है जी? तो यह है हिंडन नदी के किनारे। और ये हिंडन कहाँ है जी? तो ये है जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कहां पर? गाजियाबाद यूपी, ठीक है। ये हो गया आलमगीरपुर, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र है। चलिए उसके बाद देखते हैं, सबसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात करें तो ये है जी सुतके गेडोर। कौन सा है? सुतके गेडोर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सुतके गेडोर, ये है। और ये जो सुतके गेडोर है ये है दास्क नदी के किनारे। कौन सी नदी? दास्क, ठीक है। ये दास्क नदी के किनारे है। और ये है जी बलूचिस्तान में। कहां पर? बलूचिस्तान में। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सेम मैंने जो फॉर्मेट बनाया है इसके आधार पर फैक्ट पूछा है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पश्चिम में सुतके गेडोर। अब हम बात करते हैं इधर, आप देखेंगे दक्षिण में। तो दक्षिण में जो क्षेत्र है जी उस क्षेत्र का नाम है, आप देखेंगे दैमाबाद। कौन सा? दैमाबाद, ठीक है। दैमाबाद जो है ये है, आप देखेंगे दैमाबाद, ये है परवरा नदी कह लो या कह लो आप गोदावरी। ये परवरा या गोदावरी नदी के किनारे है। और ये कहाँ है जी? तो ये है महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आपने उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम के क्षेत्र देख लिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में स्थित थे। अब मैंने कहा कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र कौन सा है, किस नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये एग्जाम में पूछा गया है। मतलब इनमें से कोई भी एक फैक्ट दे दिया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इधर नदी का नाम दे दिया या स्थल का नाम दे दिया या फिर आप देखेंगे राज्य का नाम दे दिया और बोला इसको मैच करो। तो इसको अपने को ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं, सबसे उत्तर का क्षेत्र मांडा, आंडा की बहन मांडा। कहां पर? चिनाब नदी के किनारे। और ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद सबसे साउथ में, दक्षिण में है दैमाबाद। दैमाबाद परवरा या गोदावरी नदी के किनारे है और ये है जी महाराष्ट्र में, क्लियर। उसके बाद सबसे पूरब में आलमगीरपुर, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, और ये है हिंडन नदी के किनारे और ये है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। और सबसे पश्चिम में है सुतके गेडोर, ये है दास्क नदी के किनारे और ये है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। तो आपने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के क्षेत्र देख लिए। कहां पर है, किस राज्य में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है, ये साइट्स हमने जान लिए। एक क्वेश्चन तो यहां से डेफिनेटली पूछता है। अब मैंने अभी आपको पीछे कुछ नाम लिखे थे, जैसे मैंने अभी ये नाम लिखे, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज, प्रोटो हिस्ट्री और सरस्वती सभ्यता। तो इस नाम का मतलब क्या है और ये क्या है, इसके बारे में आइए हम लोग इसको समझते हैं इस डायग्राम से। तो देखिए, अगर मैं मैप बनाऊं तो ये मैप इंडिया का कुछ ये होगा कि ये वाला एरिया रन ऑफ कच्छ में आएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये वाला जो एरिया है ये है जी आज का पाकिस्तान, ठीक है। और यही से
हमें पहली साइट मिली थी जिसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, अब कहानी क्या हुई, कहानी स्टोरी के फॉर्म में देखिए कि अंग्रेज भारत में रोड और रेल ट्रैक बिछा रहे थे। ठीक है, तो रोड और रेल ट्रैक बिछाते समय आप देखेंगे जब उन्होंने खुदाई करी तो जमीन के अंदर से उनको कुछ यूनिक मकानों की संरचनाएं मिली, अद्भुत सी। ठीक है, कैसी अद्भुत सी मिली, तो कुछ ऐसे मिली कि मकान एकदम एक ही सीध में बने हुए हैं, बिल्कुल रेक्टेंगल स्ट्रक्चर में, और उसके बाद आप देखेंगे ग्रिड सिस्टम के आधार पर बने हुए हैं। ठीक है, और ये इन मकानों के बीच से सड़कें गुजर रही हैं, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। ठीक है, 90 डिग्रीज पर क्रॉस कर रही हैं। सड़कों के किनारे नालियां बनी हुई हैं, नालियां पक्की ईंटों से ढकी हुई हैं। ठीक है, बीच में आंगन बना हुआ है, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, और कुछ के दरवाजे न इधर सड़कों की तरफ, कुछ के पीछे की तरफ, हर रूम में वेंटिलेशन बना हुआ है। तो इतनी बढ़िया व्यवस्था आप देखेंगे, इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा से मिला। ठीक है, तो जब हड़प्पा से मिला तो जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि भैया ये उस जमाने के जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यहाँ पर प्राचीन काल में कोई संपन्न लोग बसे हुए हों जो काफ़ी रिच थे, धनी मनी संपन्न थे, इसलिए हमें इस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है। इतना सिविलाइज्ड और वेल मेंटेन्ड तरीके से ये लोग रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है प्राचीन काल में कोई संपन्न लोग रहते हो, इस तरह की संरचना इसलिए हमें देखने को मिल रही है। तो हमारे देश में एक परंपरा है कि जो चीज़ जहाँ मिलती है उसके नाम पर हम उसका नामकरण कर देते हैं। तो ये जगह मिली थी हड़प्पा में, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया हड़प्पा संस्कृति। सभ्यता नहीं रखा, ध्यान रखिएगा, इसका नाम रखा गया हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, अब हड़प्पा संस्कृति नाम रख दी और धीरे धीरे कालांतर में अलग अलग साइट्स में खुदाई होने लगी। ऐसे करके आप देखेंगे जब इन्होंने आप खुदाई शुरू की तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, आलमगीरपुर और इधर सुतकेगेडोर, हर जगह खुदाई करने के बाद जो इनको एविडेंस साक्ष्य मिले वो हड़प्पा से मिले हुए साक्ष्यों से काफ़ी साम्य थे, एक जैसे थे, मतलब काफ़ी सारी सिमिलरिटी थी। तो इन्होंने कहा कि यार ये कोई संस्कृति नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी सभ्यता है जो पूरे देश के अंदर फैली हुई है और जिसमें हमें एक जैसी सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजों के अंदर दो चीजें कूट कूट के भरी होती है। पहला, एक तो उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, किसी चीज को जानने की इच्छा, और दूसरा इगोइस्टिक बहुत होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ना, हम जैसे सोच रहे हैं ना वैसी हड़प्पा नहीं है, कुछ यूनिक है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, खोदो और खोदो और खोदो, और जब खुदाई शुरू की और अलग अलग क्षेत्रों से, तो इनको जो चीजें मिली वो और भी चौंकाने वाली थी। इन्होंने देखा कि ये सभ्यता सिर्फ हड़प्पा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में अलग अलग रीजन्स में फैली हुई है, और यहाँ से जो चीजें मिल रही हैं वो हड़प्पा से निकली हुई चीजों से काफी एक जैसी है, समरूप है। तो इन्होंने इसका नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। अब सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या होता है जी? तो संस्कृति का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह रह रहे लोगों का खान पान, तौर तरीका और रीति रिवाज, इसको हम संस्कृति बोलते हैं। जैसे राजस्थान की एक अलग संस्कृति है, दिल्ली की अलग संस्कृति है, गुजरात की अलग है, आंध्रा की अलग है, तमिलनाडु की अलग है। लेकिन जब ऐसी कई संस्कृतियां एक साथ मिलती हैं तो वो सभ्यता का रूप धारण करती हैं, और वहां पर हमें इन सभी में कुछ कॉमन चीजें हैं जो एक समान दिखती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे आज के डेट में, आप देख लीजिए, खान पान, तौर तरीके, रीति रिवाज हर स्टेट की अलग अलग है, लेकिन जब हम एक साथ सिमिलरिटी की बात करें तो आप देखेंगे कुछ चीजें हम सभी में कॉमन है। जैसे मेहमान को भगवान समझा जाता है, उसके बाद आप देखेंगे छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा ये कोई संस्कृति नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी सभ्यता है जो पूरे देश में फैली हुई है, तो इसको कहा गया हड़प्पा सभ्यता। क्लियर? क्लियर हो गया पॉइंट? तो पहला पॉइंट, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा ये हमने देख लिया। अब आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा नाम इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? तो आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के बाद अंग्रेजों की जिज्ञासा और बढ़ी, उनकी क्यूरियोसिटी कि ना,
हम जैसे सोच रहे हैं कुछ तो अलग है। इतना संपन्न, इतने अमीर, मकानों की बिल्कुल एक समान संरचना, बीच से सड़कें काट रही हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्लगिंग सिस्टम, सरप्लस प्रोडक्शन, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतना बढ़िया व्यवस्था कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा पता करो इसके बारे में कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो जब इन्होंने इसको पता करना शुरू किया तो पता चला कि इस सभ्यता के विकसित होने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है इस सभ्यता की महत्वपूर्ण नदियां। नदियां कौन? तो सिंधु की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए हैं इसके सभी शहर। और इसके किनारे बसने की वजह से इन नदियों की वजह से इनको फर्टाइल लैंड मतलब उपजाऊ जमीन मिली। उपजाऊ जमीन से इन्होंने सरप्लस प्रोडक्शन किया, पीने के लिए पानी मिला, सिंचाई के लिए पानी मिला, आवागमन के साधन सुगम हुए, जिसकी वजह से ये सभ्यता इतनी विकसित हुई। तो इन्होंने देखा कि इस सभ्यता के जितने मोस्टली शहर हैं वो सब किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, और नदियों के किनारे बसने की वजह से इनको ये एडवांटेज मिला जिसकी वजह से ये सभ्यता इतनी विकसित हुई। ठीक है, तो नदियों के किनारे बसने की वजह से इनको सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, इन्होंने उसका ट्रेड किया, पैसा कमा के, और ये इतने अमीर हो गए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसका उचित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता होना चाहिए, अर्थात सिंधु के किनारे बसी हुई सभ्यता जो नदियों की वजह से विकसित हुई। तो इसका नाम रख दिया गया दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता। आई होप इसको आपने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला नाम है जी प्रोटो हिस्ट्री फेज। इसको हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है? आप देखेंगे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको ये बात नहीं बताएंगे, सिर्फ कहेंगे रट लो हो जाएगा बस। लेकिन मैं कहता हूं कि रटी हुई चीज आज आपने याद की है, 2 दिन बाद आप उसको भूल जाएंगे डेफिनेटली। ये मैं नहीं, आप भी, कोई भी आदमी, रटी हुई चीज एक समय के बाद ऑटोमेटिकली दिमाग से निकल जाती है, या अगर सिमिलर क्वेश्चंस आ गए तो आपको कंफ्यूज कर देगी और आप गलत करके आ जाएंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। एक बार आपने समझ लिया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा के लिए याद आ जाएगा, और आप अपने नाती पोतों को भी बताते रहेंगे कि प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या है। ठीक है, बस इसे हमें समझना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिस्ट्री को रटो मत, समझो। ये समझने वाली चीज है, एक बार समझ लिया तो सीधे दिल में उतर जाएगा, और दिल में उतरी हुई चीज कभी भूली नहीं जाती मेरे लाल, मेरे हीरे, मेरे मोतियों। ठीक है, आइए, तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, मैं आपको इजी वर्ड्स में, एकदम सामान्य शब्दों में समझाता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, हिस्ट्री को पढ़ने और समझने के दृष्टिकोण से इसको 3 पार्टों में बांटा जाता है। तो एक को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, वो वाला नहीं जो मैंने कल समझाया था, इसको हम बोलते हैं पूर्व इतिहास, प्री हिस्ट्री। दूसरा हम बोलते हैं जी प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं आद्य इतिहास। इसको हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं इतिहास के जैसा। और तीसरे को हम बोलते हैं हिस्ट्री, मतलब इतिहास। ठीक है, ये 3 पढ़ने और समझने के दृष्टिकोण से, और इसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के तौर पर समझने के लिए हम लोग इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला, हिस्ट्री हम किसको बोलेंगे जी? जहां से हमें एविडेंस मिला हो, साक्ष्य। फिर हमें रिटन एविडेंस मिला हो, मतलब लिखित साक्ष्य मिले हो। फिर हमें फॉरेन एविडेंस मिला हो, मतलब विदेशी साक्ष्य मिले हो। ठीक है, और उसको हमने पढ़ लिया हो कि एग्जैक्टली लिखा क्या है, और जो हम समझ रहे थे वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इतिहास का मतलब होता है साक्ष्य मिले हो, लिखित साक्ष्य मिले हो, विदेशी साक्ष्य मिले हो, और उसको पढ़ने में सफलता मिल गई हो, और हमारे पास पूरी जानकारी हो। ठीक है, उस काल को हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री, इतिहास। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आ गई बात समझ में? अब मैं अभी आपको कंपेयर करके बताऊंगा तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, मतलब इतिहास के जैसा। यहां से भी हमें क्या मिला? साक्ष्य। यहां से भी हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये, इसको हम पढ़ने में हमें सफलता नहीं मिली है, पढ़ नहीं सके हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ नहीं सके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
आद्य ऐतिहासिक काल। और पूर्व इतिहास का मतलब सिर्फ हमें साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, क्या जी, तो हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं और इनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला है। सिंपली इससे जुड़े हुए भी क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इतिहास। अब मान लो मैं अभी पढ़ा रहा हूं मैं अभी, मान लो अचानक भूकंप आया और ये बिल्डिंग नीचे गिरी तो मैं नीचे दब गया, मेरे ऊपर वाले मेरे ऊपर आएंगे, तो जो मुझे बचाने आएंगे वो मुझे नहीं बचाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा जमीन के अंदर चला गया होगा। तो जो अभी ग्राउंड फ्लोर पर होंगे उन्हीं को बचाएंगे, बाकी मिट्टी विट्टी डाल के, और वो चले जाएंगे। अब मैं नीचे दबा रह गया। अब मान लो 5 साल 10 साल बाद हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि भैया अब जमीन के अंदर भी घर बनाना पड़े। जैसे बेसमेंट बनते हैं बड़े बड़े मॉल में 2 फ्लोर, तो जब उन्होंने खुदाई करी तो देखा कि ये 10 बाई 10 के कमरे में एक आदमी ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है, और पूरा कुर्सी बेंच टूटा पड़ा है और ये बुक्स जो है वो ऐसे दबी पड़ी है। तो मान लो पिलर बुक्स के ऊपर गिरा, तो जो चीजें हवा और पानी के संपर्क में आती हैं वो तो मेल्ट हो जाती हैं, लेकिन जो हवा और पानी के संपर्क में नहीं आएगा वो मेल्ट नहीं होगा। तो मान लो नोट्स पर पिलर गिरा तो वो दब गया और वो सड़ा नहीं, खराब नहीं हुआ। तो जब हटाएंगे तो उसमें देखेंगे अरे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो अनुमान करेंगे कि कुछ पढ़ाई लिखाई जैसी कोई चीज हो रही थी। फिर अनुमान करेंगे कि इधर ये आदमी जो दबा हुआ है ये कुछ ना कुछ कर रहा था, तो अनुमान करेंगे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। अब मान लो मेन रोड से एक विदेशी जा रहा है और उसने बोर्ड देखा कि भैया ये कोचिंग है, यहाँ पर ये पढ़ाई होती है। तो उसने पूछा ड्राइवर से कि भैया ये क्या किस तरह का बोर्ड है। तो उसने बताया कि साहब यहाँ पर बच्चे ना सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए ट्यूशन लेते हैं एक साथ ग्रुप में बैठ के, उन्हीं उसी का बोर्ड है। तो अपनी डायरी में लिखेगा कि मैं 2025 में जयपुर की यात्रा पर था या दिल्ली की यात्रा पर, वहां पर बच्चे सामूहिक रूप से ट्यूशन लेते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, ठीक है। अब वो अनुमान करेंगे कि यार ये कहीं पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर रहे थे। फिर जो उनको लिखी हुई चीजें मिली, किताबें कॉपियां, उनको पढ़ने की कोशिश की और उनको पढ़ने में सफलता मिल गई और विदेशी एविडेंस भी मिला। तो उनको क्लियर पता चल गया कि यहाँ पर पढ़ाई हो रही थी और भूकंप आने की वजह से ये लोग दब गए और इन्हीं के अवशेष है, ये लोग यहाँ पढ़ रहे थे। तो ऐसा कालखंड जहां से हमें साक्ष्य मिले हों, लिखित साक्ष्य मिले हों, विदेशी साक्ष्य मिले हों और इनको तीनों को पढ़ के समझने में हमें सफलता मिल गई हो, उस काल को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास, हिस्ट्री। और ये जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं मौर्य काल। मतलब भारतीय इतिहास में जो मौर्य एम्पायर है उसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी है। अब अवशेष के तौर पर अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य काल के अवशेष, लिखित साक्ष्य के तौर पर चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, विदेशी साक्ष्य के तौर पर मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, और इसको जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ने में सफलता अर्जित की और उसी ने बताया कि ये मौर्य काल के एविडेंस है। तो मौर्य काल पहला टाइम पीरियड है जिसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी है, उससे पहले के काल की जानकारी हमारे पास नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है, या अनुमान के आधार पर हम समझ पाते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इसको हम इतिहास बोलते हैं। अब आदि इतिहास का मतलब होता है इतिहास के जैसा। इतिहास के जैसा का मतलब ये भी इतिहास ही है, लेकिन जैसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक हमें पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता को अभी हम अनुमान के आधार पर ही समझ पा रहे हैं, इसलिए इतिहासकारों ने इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा है, मतलब इतिहास के जैसा। जिस दिन हम लोग इसको पढ़ने में सफल हो जाएंगे ये भी हो जाएगा इतिहास, ये भी हिस्ट्री की कैटेगरी में आ जाएगा। हालांकि अभी इस पर रिसर्च जारी है, इसको पढ़ने की कोशिश की जा रही है। क्लियर? और पूर्व इतिहास का मतलब बाबा आदम, मतलब प्रागैतिहासिक, इसमें जो पाषाण काल था, पाषाण काल के बारे में सिर्फ हमें मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैंड एक्स और उनके नुकीले हथियार मिले हैं, इसके अलावा, और उनकी हड्डियां मिली है, इसके अलावा अपने पास कुछ भी नहीं मिला है। तो इस काल को हम पूर्व इतिहास बोलते हैं। तो पूर्व इतिहास पाषाण काल हो गया, प्रोटो हिस्ट्री सिंधु घाटी की सभ्यता, और हिस्ट्री मौर्य काल। तो अब आपने इन तीनों में कंपेयर करके समझ लिया कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल क्यों बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? आ गई बात समझ में यहां तक?
तो दूसरा पॉइंट हमने समझ लिया प्रोटो हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज का मतलब कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता क्या का मतलब क्या है जी? तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित धातुओं से परिचित थे। निम्नलिखित धातुओं का मतलब कि आप देखेंगे इसका एक शॉर्ट्रिक्स है, सोचता सिटी। क्या है जी? सोचता सिटी। स से सोना, च से चांदी, त से तांबा, सी से सीसा और टी से टीन। इन सभी धातुओं से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबा और टीन मिला के एक नया मेटल डिस्कवर किया था जिसको हम बोलते हैं कांसा। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं क्या? ब्रॉन्ज। तो पहली बार जब खुदाई हुई तो खुदाई के दरमियान इनको खूब सारी चीजें मिली हैं ब्रॉन्ज की, कांसे की। कांसे की मूर्तियां, कांसे की मुहरे, कांसे के बर्तन, कांसे के कई सारी चीजें मिली हैं। तो इन्होंने कहा यार इन लोगों ने कांसे का प्रयोग सर्वाधिक किया है और कांसा इससे पहले भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इस सभ्यता के लोगों ने दो मेटल्स को मिला के एक नए प्रकार का मेटल बनाया है, इसलिए इसका नाम क्यों ना हम इस मेटल के आधार पर कांस्ययुगीन सभ्यता कर दे। तो इन्होंने इसका नाम रख दिया कांस्ययुगीन सभ्यता। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है सरस्वती सभ्यता। अब सरस्वती सभ्यता का मतलब क्या है जी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चनूदड़ो है, सुतकेगेडोर है। ये सारे के सारे पाकिस्तान चले गए और अब हमारी तरह पाकिस्तान ने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे यहाँ इन सभी साइट्स को मॉनिटर करती है, प्रॉपर बाउंड्री बना के और इनको प्रोटेक्ट करती है और बना अभी तक इसको सेफ रखा गया है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इन चीज़ों को समझ सके। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है। पाकिस्तान की जो साइट्स हैं वो यूं ही जाया छोड़ दिया गया है, बर्बाद हो रही हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, सब खराब हो रही हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया और जब ऐसे नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में ये सभ्यता ऑटोमेटिकली जो अवशेष है वो सब समाप्त हो जाएंगे और वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब हमारे देश की सभ्यता है तो हम अपने नाम से क्यों ना जाने। ठीक है, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जो सरस्वती नदी है वो हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है। इसको ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है, अर्थात नदियों में श्रेष्ठ। और इसके कई सारे शहर सरस्वती नदी के किनारे स्थित हैं। तो क्यों ना हम इस सभ्यता का नाम अपने इस पवित्र नदी के नाम पे रखें ताकि आने वाली हमारी जनरेशन इस नाम पर इसको जानेगी। तो आप देखेंगे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल के क्या नाम रख दिया है? सरस्वती सभ्यता। तो अब हम लोग इन नामों से तो जानेंगे ही, साथ साथ अब नई किताबों में जो नाम आएगा वो आएगा सरस्वती सभ्यता। तो इसलिए आपको चौंकना नहीं है, घबराना नहीं है कि ये क्या नाम आया गया नया, ये कौन सी सभ्यता है। ये वही सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता जिसका नया नाम दिया गया है। तो मैंने इसके आपको कारण भी बता दिए और क्यों नाम पड़ा ये भी बता दिए। तो ये जो 6 नाम आपको बताए मैंने, ये इस सभ्यता एक ही सभ्यता के नाम है जिसको अपने को ध्यान में रखना है। इससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न पूछे गए अपने एग्जाम में जिसको आप करने की स्थिति में होंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट? आ गई बात समझ में? पक्का? डन? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, कहां पर स्थित हैं, किस नदी के किनारे हैं और उसकी खुदाई किसने करवाई। ठीक है, तो आइए ये तथ्य पूछता है एग्जाम में। तो हम लोग बात करते हैं इसके फैक्ट्स पर। तो कह रहा है इंपॉर्टेंट साइट्स एंड एग्जिबिटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनके उत्खननकर्ता। एवं उनके उत्खननकर्ता। ठीक है, इसके बारे में हम लोग
बात करेंगे। तो ये हमारा इसका सिंधु घाटी सभ्यता का नेक्स्ट चैप्टर है, जिससे रिलेटेड अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसका एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले जो साइट्स हैं उसका नाम हम लोग लिखेंगे, प्रमुख स्थल जो है। फिर इन स्थलों के बाद हम दूसरा नाम लिखेंगे, ईयर कि कौन से वर्ष में इसकी खुदाई हुई। और फिर तीसरा कॉलम बनाएंगे हम एग्जीवेटर का, जो इसका उत्खनन करता था। ठीक है, उसके बाद उत्खनन करता, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे कौन सी रिवर के किनारे स्थित है, ताकि एक डायग्राम में ये सारे फैक्ट्स हमारे आ जाए। और फिर हम बात करेंगे करंट सिटी या स्टेट, कौन सा शहर है या राज्य है जहाँ पर ये शहर स्थित है। तो वर्तमान शहर, या आप कह सकते हैं राज्य या देश भी जहाँ पर ये स्थित है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। तो आइए सबसे पहला जो है, देखिए मैं एक ही लैंग्वेज में लिख पाऊंगा क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी है, बहुत हौच पौच हो जाएगा, आपको पढ़ने में दुविधा होगी। तो मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा अलग से, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है हड़प्पा। कौन सी साइट है? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है जी? तो ये 1921 में इसकी खुदाई हुई थी, और इसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और ये कहाँ है जी? तो ये है रावी नदी के किनारे, और ये है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। इसका नया नाम आया है जी साहिवाल। साहिवाल जिला कहाँ पर? पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फैक्ट ध्यान रखने हैं कि हड़प्पा की खुदाई 1921 में की दयाराम साहनी के द्वारा, और रावी नदी के किनारे, और मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं आपको याद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा के बाद आता है दूसरी साइट का नाम है, उसका नाम है जी मोहनजोदड़ो, अर्थात मोहन को जोड़ दो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 1922 में है, और इसके पापा हैं राखल दास बैनर्जी। कौन है जी? राखल दास बैनर्जी। और ये है इंडस रिवर, मतलब सिंधु नदी के किनारे। और कहाँ है जी? लरकाना डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पर? पाकिस्तान। लरकाना जिला पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ पर स्थित है ये। ठीक है, चलिए अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूँ ताकि आसान होगा याद रखना। अगला है, अगली साइड का नाम है, वो है चनहुदड़ो। कौन सा? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो 1931 में, इसके पापा थे नाना जी हैं अपने गोपाल मजुमदार। ठीक है, बंगाली बाबा हैं, आमी तुमा के वालो वाछे। नाना गोपाल मजुमदार, ये भी सिंधु नदी के किनारे है जी, और ये है सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कहाँ पर? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद है जी, अगला है चनुदड़ो के बाद, वो है कालीबंगा। ठीक है, कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा 1961 इसके हैं, आप देखेंगे BK थापर साहब। ठीक है, और BB लाल भी हैं, BB के लाल भी हैं सर, BB लाल। और ये जो है, ये है घग्गर नदी के किनारे। और ये कहाँ है जी? तो अपने हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है, कहाँ पर? तो राजस्थान में, यहाँ पर स्थित है ये आपका कालीबंगा। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोट दीजी। अगली साइड का नाम है जी कोट दीजी। क्या नाम है? कोट दीजी। कोट दीजी का उत्खनन हुआ था 1953 में। ठीक है, 1953। और ये है जी फजल अहमद साहब हैं, फजल अहमद, इनके द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, कोट दीजी भी सिंधु नदी के किनारे है ये, और ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है।
सिंध प्रांत पाकिस्तान, ठीक है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे अगला है रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर आप देखेंगे ये भी 1953-54। उसके बाद रंगपुर के पापा हैं वो हैं आपके रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, ठीक है। और ये जो रंगपुर है ये है मादर नदी के किनारे। और ये कहाँ है जी? तो ये है बॉस काठियावाड़ जिला है। कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ है जी? गुजरात में। ये वहाँ पर स्थित है, काठियावाड़ जिला गुजरात में, रंगपुर। उसके बाद रंगपुर के बाद आता है लोथल, ठीक है, लोथल। लोथल की बात करते हैं। लोथल 1954 में। इसके हैं यज्ञ दत्त शर्मा। कौन? यज्ञ दत्त शर्मा साहब हैं। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है और ये है जी अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में। और यहीं से यहीं पर एक बहुत बड़ा आप देखेंगे ओशियन म्यूजियम बन रहा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड। मैं आगे और बताऊंगा आपको डिटेल में इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद लोथल के बाद है रोपण। रोपण, एक मिनट, रोपण, रोपण है जी 1953 और 56 दोनों समय इसकी खुदाई हुई थी। रोपण के पापा भी हैं आप देखेंगे यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा, ठीक है। और ये है रोपण जो है वो है सतलज नदी के किनारे और ये है आज का रूपनगर डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पर? पंजाब में। वहाँ पर है रूपनगर, पंजाब में रोपण, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अभी हमने लोथल कर लिया, रोपण कर लिया, ठीक है, सॉरी लोथल के भी रंगनाथ राव, मिस्टेक हो गया, लोथल के भी रंगनाथ राव हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं रोपड़ के बाद, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। रोपड़ के बाद है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का जो टाइम पीरियड है वो है 1958 और आलमगीरपुर के जो उत्खनन करता है उनका नाम है यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा। और ये है जी हिंडन नदी के किनारे। कौन सी? हिंडन। और ये है गाजियाबाद यूपी में। कहाँ पर है जी? गाजियाबाद यूपी में, ठीक है। उसके बाद आलमगीरपुर के बाद है आप देखेंगे धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा में आप देखेंगे इसकी 1990-91 में हुई और इसके हैं रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। ये है जो ये है लूनी नदी के किनारे और ये है कच्छ जिला गुजरात में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद एक और साइट का नाम है, उसका नाम है बनावली, ठीक है। बनावली जो है इसका उत्खनन हुआ था आप देखेंगे 1974 में, 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट इसके भी उत्खनन करता थे, ठीक है। और उसके बाद ये नदी है सरस्वती और ये है जी हिसार जिला हरियाणा में, हिसार जिला हरियाणा, ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इस सभ्यता के जिसके बारे में हम लोग समझेंगे आगे कि हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं और इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने करी। कल इसके आगे हम लोग
इसके जितने शॉर्ट्रिक्स हैं कि नदियों के, क्योंकि कौन किस नदी के किनारे है तो इसका एक शॉर्ट्रिक्स बनाया मैंने, कौन सा शहर कहाँ पर स्थित है उसका एक शॉर्ट्रिक्स बनाया है। तो इसके आगे हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया।